जब मैं कहानियों पर सोच रही थी तो जैसा कि ट्विंकल के साथ भी हुआ, हम अपने से बहुत दूर भी नहीं जा पाते। कहीं न कहीं घूम घूम कर उस पर आते हैं जहाँ हमारा मन बार बार लौटता रहा है। और प्रेम की जब भी मैं मेरे मन में जो बात बनती, मेरी मन में जो उसका आदर्श है, वो सत्यवान सावित्री की कथा को लेकर है, जो कि महाभारत की में आई हुई कथा है। आप सब उससे परिचित हैं। और वो कथा मुझे उस पर मैंने एक संपादकीय में उस कहानी का जिक्र किया था। कुछ लोगों, आप में से कुछ ने संभवतः वो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उसकी कुछ बातें, और ये बिल्कुल संयोग की बात है कि मैंने इज़ाबेल आयंदे की जो कहानी चुनी, उस दो में इस कदर साम्य बाद में मुझे नजर आए। और तब मुझे लगा कि देखिए कि किस तरह से आपके चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक सातत्य बना रहता है। सत्यवान सावित्री की कथा में ये आता है, आपने सबने पढ़ी होगी कि बहुत मिन्नतों के बाद वो जन्म होता है उनका, सावित्री का। पर जब वो बड़ी होती हैं तो सावित्री का हाथ मांगने कोई राजकुमार नहीं आते। क्यों? मन में प्रश्न आता है। अपूर्व सुंदरी थी, क्यों नहीं आते? तो कोई दिक्कत है। और पिता अश्वपति कहते हैं कि जाओ और अपने लिए वर ढूंढो। और सावित्री 2.5 वर्ष तक घूमती हैं और वो जंगल जंगल और तमाम शहरों में भटकती हैं। और मन आता है उनका, दिल आता है, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है, देह पसीने से लथपथ है, उस पर उनका दिल आता है। ये सत्यवान है। और जब तक दिल आ जाता है तब तक सत्यवान ये नहीं पता है कि वो भी किसी जनपद का, हालांकि किसी छोटे मामूली जनपद का ही अंततः वो राजकुमार था। और लेकिन जंगल में ही, मतलब उसके पिता निष्कासित थे इत्यादि इत्यादि, वो कथा तो आपको पता ही है। लेकिन जब लौटती है कथा में पता चलता, आप लोगों को पता होगा कि नारद बताते हैं कि ये तो बहुत इससे अद्भुत, सत्यवान से गुणी कोई नहीं है, वो सत्य स्वरूप ही है। लेकिन ऐसा दोष है जिसके आगे सब तमाम है, मतलब कुछ भी काम नहीं करता। वो आज से ठीक 1 वर्ष बाद मर जाने वाला है। और तब भी सावित्री कहती है कि जो वर लिया वो तो वर लिया, वो तो कुछ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद कथा का जो मुख्य बात मुझे लगती है, इस कथा से बाहर एक तरह से उसका कोई जिक्र नहीं आता कथा में। वो जो 1 वर्ष सावित्री रहती हैं सत्यवान के साथ, वो सत्यवान को कभी नहीं बताती कि तुम 1 साल बाद नहीं रहोगे, या उसके माता पिता से इसका कोई जिक्र नहीं करती। वो किसी से कोई जिक्र नहीं करती इस बात का। वो मृत्यु से बढ़कर भय क्या हो सकता है, और वह भी उसका जो प्रियतम है, जो अभिन्न है। लेकिन वो जैसे मृत्यु के साथ रहती होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ कि वो 1 साल वो दरअसल भी क्या, वो लगातार मृत्यु के साथ भी रह रही थी। यानी कि प्रेम और मृत्यु के एक हो जाने की बात पिछले 2 दिनों में कई बार आई है, और यहाँ पे भी वो बात आती है। और फिर जब वो जो दिन आता है, वो निर्धारित दिन आता है, उस दिन भी वो बिल्कुल ऐसे ही कहती है कि मैं आज जंगल साथ जाना चाहती हूँ, और चली जाती है। तब भी नहीं बताती। जब सत्यवान के सिर में बहुत पीड़ा होती है और वो सोने की इच्छा करते हैं, तब भी नहीं बताती। और फिर यम आते हैं और सत्यवान की दिए की लौ सी आत्मा को पाश में बांध कर ले जाते हैं। और तो सावित्री भी सत्यवान की देह को रखकर उनके पीछे पीछे जाती है। तो यम कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो वो कहती है, मैं आपके पीछे पीछे नहीं आ रही हूँ, मैं तो सत्य के पीछे पीछे जा रही हूँ, क्योंकि सत्य से सावित्र अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश को सत्य से अलग नहीं किया जा सकता। मैं तो सत्य के पीछे पीछे जा रही हूँ।
और फिर तो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से शब्द के माध्यम से, अपनी मेधा से, उस मेधा के चलते ही संभवतः सावित्री से कोई विवाह करने को नहीं आ रहा था। उस मेधा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यानी कि वो कुछ अधिक है, सौंदर्य से कुछ अधिक है, जिसके चलते संभवतः नहीं आ रहा था। उसी के चलते इस पर बाद में भी बहुत बढ़िया फिल्में बनी हैं कि यदि हम हत्यारे के साथ, मैं यम को हत्यारा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस पर कई फिल्में बाद में विश्व में बनी हैं कि अगर हत्यारे को हम बातचीत में एंगेज कर पाए तो वो हत्या नहीं कर पाए, शायद वो नहीं हत्या कर पाएगा। ये जो संवाद स्थापित करना है, संवाद यानी कि अगर मानवता को बचाने का कोई रास्ता है, तमाम युद्धों के परे यदि कोई बात है तो सिर्फ एक ही तो है, यदि हम संवाद नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो संवाद की शक्ति है, वो यम को संवाद में, मृत्यु को संवाद में एंगेज कर लेती है, उसके साथ संवादरत हो जाती है। और किस तरह से वो कथा तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से अपनी नियति को बदल जाती है, पहली और अंतिम बार नियति बदल जाती है। मृत्यु जो है वो सत्यवान को वापस लौट आती है, और सिर्फ सत्यवान को वापस नहीं लाती। उस कथा में भी याद करिए कि वो पहले अपने ससुर के राज्य के लिए उसकी बहाली करती है, तमाम चीजें, उनकी आंखें लौटवाती है और फिर अपनी बात करती है। तो उस कथा में ये होता है। और ये जो इजाबेल एलिंदे की कहानी है, ये भी अपने में विलक्षण है। मैं समझती हूँ, मैंने बहुत देर से डाली तो वो कहानी संभवतः कम लोगों ने पढ़ी है, योगेंद्र जी ने पढ़ी हुई है और शायद आप में से भी कुछ लोगों ने पहले पढ़ी होगी। इजाबेल एलिंदे जो हैं वो चिले की लेखिका हैं और अद्भुत लेखिका हैं। मतलब अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक पूरा संसार खुलने को है आपके आगे। मार्क्वेज और पूरा लैटिन अमेरिकी साहित्य जिसके लिए जाना जाता है, जादुई यथार्थ के लिए, ये उसकी मास्टर है। यहाँ कब यथार्थ है, कब जादू है, इतने एकमेक हैं कि इनको अलग करना बिल्कुल असंभव है। इजाबेल एलिंदे की ये जो कहानी है, अब उस कहानी के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा आपको कि दरअसल होता ये है योगेंद्र जी की, जब आप सुन रहे होते हैं, आप सुनने के मोड में चले जाते हैं। और बड़े तो मैंने भी यूं तो लिखी हैं चीजें, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए कि देखते हैं। हाँ, बताना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है बड़ी बहुत ही दिलचस्प ये कहानी है। इसकी बनक देखिए कि इसकी जो नायिका है उसका नाम है उसका नाम है बेलिसा क्रेपुस्कुलेरियो। और बेलिसा क्रेपुस्कुलेरियो ने उसका नाम उसकी माँ ने नहीं रखा, या उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस परिवार में पैदा हुई थी वो इतना गरीब परिवार था कि वो नाम भी नहीं दे सकता था। नाम रखने के लिए भी तो कोई अनुष्ठान करना होता है, उसके लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तो इसमें कहानी में आता है कि बेलिसा क्रेपुस्कुलेरियो, ये नाम उसे माँ ने नहीं दिया था और न बपतिस्मे मिला था, बल्कि उसने खूब छानबीन के बाद धूप छाही और सुंदरी जैसे शायराना खनक वाले शब्दों को ढूंढकर अपने नाम के लिबास में ओढ़ लिया था। बेलिसा क्रेपुस्कुलेरियो, नाम से ही प्रेम हो जाता है आपको कई बार उसे बोलने का मन करता है। उसमें एक खनक है जिसकी बात वो कर रही है। तो ये नायिका देखिए कि ये अपना नाम भी खुद रखना पड़ रहा है इसे, और उसे भी बड़े मन से रखती है वो। तो ये धरती के एक ऐसे इलाके में पैदा हुई है बेचारी, जहाँ पे या तो दलदल है, इतना पानी बरसता है कि दलदल हो जाता है और बीमारियां फैल जाती हैं और लोग मर जाते हैं, और या फिर इतना सूखा पड़ता है कि अन्न का एक दाना नहीं होता और लोग मर जाते हैं। तो वो 12 बरस की जब तक होती है तो एक तरह से तब तक उसने कुछ, उसके ऊपर सच पूछो तो सदियां लग चुकी हैं जीवन की, थक चुकी है वो उन 12 वर्षों के जीवन में।
हाड़ तोड़ जिसे कहते हैं वो जीवन रहा है। और लेकिन सच पूछो तो उसने कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। और अभी तक उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने 4 भाइयों को भी दफना चुकी है। और उसके बाद उसे लगता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो अब वही शेष है, अब उसी का नंबर है। तो वो तय करती है कि ये जो सूखा रेगिस्तान फैला है और उसके मीलों मीलों दूर उसे पता है कि कहीं नीला समंदर है, उसकी ओर वो बिना सोचे चलना शुरू कर देती है। कथा में बहुत सुंदर ब्यौरे हैं। वो पार करके अंततः वहां पहुंच जाती है और जब वो समुद्र के किनारे के उस गांव में पहुंचती है तो एक उड़ता हुआ एक अखबार, भुरभुरा पीला अखबार उसके पैरों से लिपट जाता है आके, कहीं से उड़ता हुआ। वो उसको उठाती है, देखती है, कुछ समझ में ऐसा नहीं आता कि ये क्या है। उसने पहले कभी अखबार नहीं देखा था या प्रिंटेड वर्ड को, छपे हुए शब्द को नहीं देखा था। वो पास में कोई होते हैं, उनसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो ये कहते हैं कि ये खेल पन्ना है, अखबार का खेल पन्ना है और इसमें छपा हुआ है कि अला ने फला को ऐसी शिकस्त दे दी, अंतिम राउंड में शिकस्त दे दी और जीत गए। तो वो स्तब्ध रह जाती है, वो स्तब्ध रह जाती है कि उसकी शार्पनेस देखिए। उसे फौरन समझ में आ जाता है कि इसका मतलब है कि ये शब्द क्या इस तरह से आजाद है कि कोई भी। फिर वो ये भी पूछती कि ये बताइए कि ये जो इसमें चींटियों जैसे बहुत चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े जो चल रहे हैं पन्ने पर, वो क्या है। तो वो आदमी बड़े रहम करके वो कहता है ये शब्द हैं, इन्हीं से लिखी है ये बातें तमाम, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इन्हीं को शब्द कहते हैं। तो उसे समझ में आता है कि ओहो, तो शब्द ये इतने आजाद हैं कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह से अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है या इसका इस्तेमाल उसे शब्द की सत्ता का उसी क्षण, सत्ता से मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में उसकी शक्ति का उसे भान हो जाता है, उसको इल्हाम हो जाता है, ये कहना चाहिए। और फिर वो अपनी स्थिति का बहुत ही विलक्षण ये किरदार है बेलिसा का। वो देखिए अपना नाम रखती है, फिर उसके बाद वो अपनी स्थिति का पूरा जायजा लेती है। वो बिल्कुल अभी 12 साल की है, उसे कुछ नहीं आता, उसे पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कुछ नहीं आता। तो वो सोचती है वो क्या कर सकती है, या तो उसे किसी अमीर के यहाँ बर्तन मांजने का काम मिल जाएगा बहुत से बहुत, और या फिर वो अपना शरीर बेच सकती है। फिर वो ये सोचती कि ये जो शब्द है ये तो कमाल की बात है, तो अगर ये शब्द अगर सीख लिए जाएं तो इससे कुछ हो सकता है। तो उसने जो अपनी पूरी जीवन में बचाया होता है उस पैसे से, उन चंद पैसों से वो पादरी के पास जाती है और कहती है कि मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। और वो उन पैसों से पढ़ना लिखना सीखती है। और अब उसके पास ले दे के बहुत ही कम कुछ बचे हैं, जो बचे हैं उससे वो शब्दकोश खरीदती है। और उस शब्दकोश को अ से लेके अंत तक, ज्ञ तक, पूरा का पूरा जब वो चाट जाती है अच्छी तरह से, एक एक शब्द को उलट पलट सब देख जाती है, तब देखिए कि वो क्या करती है। उसके बाद वो शब्दकोश को समुद्र में फेंक देती है, क्योंकि उसे ये भी समझ में आ जाता है कि शब्द अंततः घिस पिट जाएंगे, कि उन्हें बार बार नया किया जाना होगा। उन्हीं घिसे पिटे शब्दों को उन्हीं रूपों में इस्तेमाल करेंगे तो बात बनेगी नहीं। उस शब्दकोश को फिर वो समुद्र में फेंक देती है और उस दिन से वो शब्द बेचने का काम शुरू करती है इस कहानी में। और तो वो समझिए कि वो जो है वो 2 संतावों में जो है, अब देखिए कि उसको ये भी मालूम है लोगों की, कल जरा मुझे उस बात को बाद में बोलना चाहिए। 5 संतावों में अपनी याददाश्त से पंक्तियां निकाल कर देती है, 7 में सपनों का स्तर सुधारती है, 9 में प्रेम पत्र लिख कर देती है और 12 में आप उससे अपनी चुनिंदा दुश्मन के लिए गाली खरीद सकते हैं। इसके अलावा
वो कहानियां भी बेचती है, गढ़ी हुई नहीं, गढ़ी हुई नहीं, असली, जिन्हें एक भी शब्द भूले बगैर वो पूरा का पूरा सुना देती है। इस तरह उसके माध्यम से एक शहर की खबर दूसरे गांव और दूसरे गांव की खबर दूसरे गांव तक पहुंचती है। लोग उसे पैसे देकर अपनी तरफ से एक आध पंक्ति जुड़वा देते हैं कि फला को बेटी हुई, फला नहीं रहा, इस साल फसल चौपट हो गई। यानी वो पूरे देश की सामूहिक स्मृति है और उस स्मृति को बनाने का भी काम करती है। तो वो ये उसको ये समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, ये मैं जो आजीविका अच्छी चला लूंगी सम्मानजनक, वो तो एक बात है, लेकिन ये लोगों की जरूरत है कि उनके पास शब्द नहीं है, आम लोगों के पास शब्द नहीं है। तो वो ये करने लगती है, वो ये सबके लिए ये काम करती है। एक दिन अच्छा वो अब उसको पूरा देश जानने लगता है, वो अपना तंबू लेके और अपनी दवात और कलम लेके हर जगह जाती है और बताने लगती है, और बहुत ही वाजिब दाम है उसके, आप देख ही रहे हैं। और जब कोई 50 पैसों से ज्यादा का काम उससे लेता है तो फिर वो उस व्यक्ति को 2 चुनिंदा खास शब्द फ्री देती है, उपहार स्वरूप देती है, जो सिर्फ उसके और उसके होंगे। उन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा, ऐसे खास शब्द भी देती है वो। अब इसके बाद में एक बार पूरा इलाका, आप सब जानते हैं, लातिन अमेरिका पूरा तबाह है। मेरे अपने जीवन काल में गृह युद्धों की, चिले, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये यहाँ लगातार गृह युद्ध में से मरते हुए लोग हैं, और ये परिदृश्य है जिसमें कि ये कथा अवस्थित है। हालांकि ये 1991 में लिखी गई कहानी है। इसको मैंने इसलिए भी चुना कि ये अभी लिखी हुई कहानी है, और देखिएगा कि किस तरह से इसका एक सिरा सत्यवान या सावित्री से जुड़ता है, ये भी देखिएगा। एक दिन जो है वो जब वो बता रही थी किसी आदमी को, जो बेचारा 15 साल से कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और लगातार हार रहा है, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं है अपनी बात को कहने, अपनी तकरीर को प्रस्तुत करने के, तो वो उन्हें वो कानूनी शब्द दे रही है। इतने में ही भगदड़ मच जाती है। घोड़ों पे जो है वो कर्नल और उसके जवान आते हैं और रौंदते हुए, देखते ही देखते पूरा बाजार खाली हो जाता है। वो तंबू उखाड़ते हैं, उसकी दवा तो लटते हैं और आके कहते हैं कि तू ही औरत, वो औरत है। मुलातो जो है वो कहता है कि तू ही वो औरत है जो शब्द बेचती है। और जैसे ही वो कहती है कि हाँ, तो उसको पकड़ के बोरे की तरह घोड़े पे बांध के और वो चल पड़ते हैं। और वो मरते हुए हाल में किसी तरह अंततः वो घोड़ा रुकता है और वो उतरती है, और फिर उसे वो पूछती है कि ये बदसलूकी का कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि कर्नल को तुम्हारी जरूरत है, और फिर उसे कर्नल के पास ले जाया जाता है। और वो बहुत ही सुंदर है। वो मुझे शायद उसका बेलिसा जब उसको देखती है कर्नल को, जो कि उस देश का सबसे खूंखार, सबसे क्रूर आदमी है, उसे जब वो देखती है किसी बाघ की सी खूंखार आंखों पर जब उसने गौर किया, तो उसी क्षण उसको समझ में आ गया कि उसका सामना दुनिया के सबसे मायूस और सबसे अकेले शख्स से हो रहा है। ये देख पाती है। और फिर वो कर्नल कहता है कि ये मैं तंग आ गया हूँ, पूरी जिंदगी युद्ध युद्ध युद्ध, और लगातार वो हारते ही तो रहते हैं। हम सब जानते हैं, चाहे वो नक्सल मूवमेंट, ये बहुत बड़े मूवमेंट्स हैं, इनमें जो जान खपा देते हैं, पर वो जान खपती है, उसमें कुछ हासिल नहीं होता। तो वो कर्नल कहता है कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं ये बहुत हो गया, ये हिंसा। मेरे मन में भी, उसके मन में भी ये लालसा आती है कि काश
जैसे ही वो किसी गांव में जाता है, लोग डर के मारे, मुर्गियां उधर भागती हैं, कुत्ते वहां भागते हैं, और जो जिन स्त्रियों के गर्भ होता है वो गर्भपात हो जाता है उसके भय से। और कोई भी उसे गर्म खाना नहीं खिलाना चाहता। तो वो कहता है मेरे दिल में भी आता है कि मतलब कि झंडियां लगी हो मेरे स्वागत में, और गर्म गर्म कुरकुरी रोटी कोई सेक के और उसके साथ अंडे की भुर्जी बना के खिलाता हो। तो लेकिन उसके लिए तो जो है मुझे भाषण चाहिए, तो क्या तुम मुझे भाषण के लिए शब्द दे सकती हो? तो वो बड़ी हैरत में पड़ती है कि अब ये ऐसा प्रस्ताव है, इसको ना कहो तो वो जो उसके आदमी है वो तो दनांग बंदूक यहाँ उसके सिर पे टिकी हुई है, तो वो गोली चल जाएगी। और उससे भी भयानक ये है कि ना कहा तो ये सरदार रो ना पड़े। और फिर तीसरी बात वो कहती है कि न जाने इस क्रूर लेकिन मायूस और दुनिया के सबसे अकेले आदमी को देखकर उसके भीतर न जाने उसकी देह की सतहों के भीतर न जाने क्या 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 हिलने लगा, और न जाने क्या था जो उसके भीतर से उसकी ओर जाने को, उसे गर्माहट देने को मचलने लगा। ये भी उसके मन में बात आती है, और वो कहती है कि ठीक है। और फिर वो कहानी में वो भाषण लिखती है, लेकिन जब वो भाषण लिखती है तो वो जो शब्दों का चुनाव करती है किस तरह से करती है वो देखने की बात है। भाषण के लिए बेलिसा ने पहले खुरदुरे, ठंडे, अति अलंकारिक शब्दों को अलग किया। खुरदुरे जिनमें वो नहीं है, जो ठंडे हैं, और फिर जो अति अलंकारिक जो शब्द हैं उनको पहले तो उसने दफा किया, खारिज किया। फिर एक एक करके वो उन शब्दों को भी खारिज करती चली गई जो इस्तेमाल से घिस गए थे, जिनसे असंभाव्य वादों का आभास मिलता था। ध्यान दीजिए, असंभाव्य वादों का से कितने थक चुके हैं लोग, जिनमें उस भाषा से, उन शब्दों से किस कदर ऊबर थक चुके हैं लोग। असंभाव्य वादे, बड़े बड़े शब्द का आभास मिलता था, और फिर जो झूठे या संभ्रम में डालने वाले प्रतीत होते थे। आखिर उसके पास बचे रहे सिर्फ ऐसे शब्द जिनसे पुरुषों के दिमागों और स्त्रियों के सहज बोध को छू पाना सुनिश्चित था। उसके पास कुछ ही शब्द बच गए बस। इसके बाद उसने पादरी से 20 पैसों में खरीदे गए ज्ञान का सहारा लेते हुए कागज पर भाषण लिख दिया। अब वो भाषण लिख के उसको सुनाती है, और वो तो वो कहता है कि ये साले, जब वो उसको कागज देती है तो वो कहता है मुझे लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, लिखा क्या है? तो कहती पढ़ना नहीं आता। तो कहती वो कहता है मुझे तो लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता। तो वो उसे कई बार पढ़ के सुनाती है ताकि वो पूरा भाषण उसे याद हो जाए। और फिर वो भाषण जब वो उसके सारे सिपाही, जो कर्नल है ना, उसके सारे सिपाही सुनते हैं तो उनके मुंह खुले रह जाते हैं, और तब उसे समझ में आता है कि इसकी क्या शक्ति हो सकती है। फिर अंत में ये होता है कि वो इतना पॉपुलर हो जाता है, वो जहाँ जाता है, इसके पहले लोगों ने मतलब ऐसी बातें सुनी नहीं थी। कर्नल के भाषण के प्रस्तावों की सरलता और तर्कों की सहजता लोगों को हैरान कर डालती है। इतिहास की भूलों का प्रायश्चित करने की उसकी अंदरूनी इच्छा उन्हें अपनी रौ में भा ले जाती है, और अपनी बीती जिंदगी में उन्हें पहली बार खुशी महसूस होती है। ऐसा चमत्कार किसी ने पहले नहीं देखा था। युद्ध की कोख में से एक ऐसे आदमी का उदय हुआ था जिसका जिस्म जख्मों से भरा था, जो किसी प्रोफेसर की तरह से बोलता था, और जिसकी ख्याति जमीन के सुदूर कोने तक फैलती हुई अब देश की आत्मा में समा गई थी। इस कहानी के अंत में जो होता है वो जरा मैं उसको बाद में बताती हूँ। इस कहानी के निमित्त से मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि इस कहानी में जरा गौर करिए कि नायिका का गढ़न या उसकी निर्मिति पे गौर करिए। वो स्वयं खुद अपने को शनैः जैसे गढ़ती है। वो अपना नाम खुद रखती है, एक संगीतमय शब्दों की स्मृति से अपना नाम रखती है, अपनी स्थिति का बिल्कुल वस्तुपरक जायजा लेती है, शब्दों की सत्ता उनकी शक्ति को फौरन पहचान लेती है, अचूक पहचानती है,
अपने बचे पैसों से पढ़ना सीखती है, क्योंकि उसे पता, और फिर वो जब वो शब्दकोश फेंक देती है तो क्योंकि उसे पता है कि उन्हें भी पुनर्नवा करना होगा, उनमें भी जान फूंकनी होगी। वो कैसे जान लेती है कि सामान्य लोगों के पास अक्सर सही शब्द नहीं होते, कि वे सही शब्दों की कमी से ही परास्त होते आए हैं। वे कानूनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाते क्योंकि उनके पास तकरीरों के लिए सही शब्द नहीं होते। उनके ख्वाब इतने मामूली, फसल अच्छी हो, बेटी की ब्याह हो जाए, कि आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके आगे स्वप्न देखने के लिए भी इससे बेहतर शब्द नहीं है। अक्सर तो वे प्रेम का इजहार भी नहीं कर पाते क्योंकि प्रेम का इजहार कर सकें वे शब्द भी उनके पास नहीं है। अपने प्रेम को भी वो बेलिसा जो है वो अपने प्रेम को भी औचक, अचानक एक खूंखार आतताई के भीतर छिपे बैठे संसार के सबसे अकेले मायूस आदमी के रूप में पहचानती है, और उसके जिस्म की तहों के भीतर एक सरसराहट उस अकेले संसार के क्रूरतम, असहाय, सबसे अकेले आदमी को बाहों में भर लेने को हो जाती है। कर्नल के चुनाव के में अध्यक्ष के पद पर खड़े होने के लिए वह जो भाषण लिखती है, उससे उसकी समाज, राजनीति और समूचे देश की जनता की बदहाली और वह जनता क्या चाहती है उसकी सटीक पहचान। कल योगेंद्र जी कह रहे थे मुक्तिबोध की वो त्रिभुज वाली बात, उसको देखिए कि ये इस कहानी की नायिका भी किस कदर पहचान रही है, किस कदर पहचान रही है। उसी तरह से उन शब्दों का वह चयन करती है। यह कहानी, इस कहानी की दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये कि ये कहानी शब्द की सत्ता, शक्ति, लेखन को, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कहानी कहने की शक्ति को किस उदात्त ऊंचाई पर, कैसी उदात्त ऊंचाई प्रदान करती है। निरे शब्दों के माध्यम से वह न सिर्फ अपने लिए इज्जतदार आजीविका कमा पाती है बल्कि दूसरों को स्वप्न, प्रेम, कानूनी जीत दिलाने की भी दिलाती है। वह उन्हें उन्हीं की कहानियां सुनाकर उनकी स्मृति को वापस लौटाती है। आखिर उस आतताई क्रूर जर्नल जिसका समूचा जीवन अपने ही लोगों के खिलाफ गृह युद्ध लड़ते लड़ते बीत गया, उस तक बेलिसा क्रेपुस्कुलारियो उर्फ शब्द बेचने वाली एक स्त्री की खबर पहुंचती कैसे? ये भी तो सोचने की बात है कि उस तक पहुंचती कैसे है। कथा में इसका कोई जिक्र नहीं है, पर यह जिक्र है कि ऊंचे पहाड़ से लेकर दूर समंदर के किनारों तक सारा देश बेलिसा को जानता है और उसके आने का इंतजार करता है। लेखक की क्या रोल हो क्या भूमिका हो सकती है, क्या है, क्या होनी चाहिए, उस पर भी गजब का ये एक तरह से बात है। वह जहाँ भी अपना तंबू लगाती है एक छोटी मोटी भीड़ खड़ी हो जाती है उसके इर्द गिर्द। कर्नल के भीतर के अकेलेपन को भी, चौथी बात देखिए, कर्नल के भीतर के अकेलेपन को सिर्फ और सिर्फ बेलिसा ने चीना है। अपने इस अकेलेपन का सामना या इसका इजहार कभी कर्नल ने खुद से भी नहीं किया। कर्नल को नहीं पता है कि वो अकेला है, उसे नहीं पता कि वो उसकी दिक्कत क्या है, उसे नहीं पता। वो बेचैन है, मायूस है, लेकिन उसे नहीं पता। ये तो बेलिसा देखती है, उसे भी चीनती बेलिसा है। बेलिसा तोहफे के रूप में, क्योंकि उससे जब वो भाषण लिखवाता है तो वो कहता है कि अब इसका कितना हुआ, तो वो कहती है कि 1 सेंटावो या जाने क्या कुछ ऐसे ही। तो वो कहता है कि बस इतना सा, तो वो कहती है नहीं 50 पैसों, मतलब मान लीजिए 50 रुपए पे वो एक मुफ्त उपहार का शब्द देती है। तो अब इसके लिए तो 2 उपहार के शब्द हैं। वो कहती है तुम्हें मैं 2 उपहार के शब्द दूंगी। तो जो कर्नल है उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो तो उसका काम हो चुका है, उसे भाषण चाहिए था, वो मिल गया। लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये 2 शब्द बस सिर्फ तुम्हारे होंगे, सिर्फ तुम्हारे होंगे। तो वो उसे वो शब्द देती है। वो तोहफे में की तरह दिए गए 2 खुफिया शब्द जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए थे। अंततः कर्नल के भीतर अकेलेपन का गहरा एहसास, वो जो 2 शब्द वो बता के गई थी, वे 2 शब्द ही उसके भीतर अकेलेपन का गहरा एहसास पैदा करते हैं। उसे तो पता नहीं था पहले, एहसास पैदा करते हैं और फिर उस अकेलेपन को दूर कर सके ऐसे साथी की कामना से भर देते हैं।
फिर जब वो दोबारा लेकर आते हैं ना, उसे फिर से पकड़ के लाते हैं। हाँ, ये मैंने नहीं बताया था कहानी में कि तो वो जो कर्नल की हालत ऐसी हो जाती है, जबकि उसकी धूम मच जाती है उसके भाषणों से। चारों तरफ से पत्रकार आके उसके वो लेते हैं, जय जयकार हो रही है, जहाँ जाता है वो लोग उसके, जबकि एक ही भाषण बोल रहा है वो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सच्चाई है, ऐसा खरापन है कि वो सब एक स्वप्न, पूरा समाज एक स्वप्न देखने लगा है, एक बदलाव का। और लेकिन कर्नल की हालत अजीबोगरीब है। वो कहीं घूमने जाता है तो वो 2 शब्द उसके जहन में है। वो भाषण देता है तो उसके पहले उन 2 शब्दों को दोहराता रहता है। वो हर समय उन 2 शब्दों से घिरा हुआ है, और जब भी वो उन 2 शब्दों का उच्चारण करता है तो उसे बेलिसा क्रेपुस्कुलारियो की स्मृति होती है। और वो अंततः उसकी ये हालत होती है कि वो जैसे कि एक अजीब से दिवा स्वप्न में ऐसा डोलता हुआ सा महसूस होता है। तो उसके जो सारे सिपाही हैं, सारे वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो राष्ट्रपति बनने के पहले कहीं खत्म ना हो जाए, निपट ना जाए, इसकी तो हालत ही, ये तो आजकल कुछ मारने की बातें भी नहीं कर रहा है, इसकी क्रूरता भी चली जा रही है, और ये क्या हो रहा है। तो वो जो उसका मुख्य सलाहकार था वो पकड़ के बेलिसा को फिर कहीं से पकड़ के लाता है, और इस बार तो बेलिसा उसका इंतज़ार ही कर रही थी। तो जब वो बेलिसा को फिर से लाया जाता है, वो उसके साथ लाके पटकते हैं कि इस औरत को इसके वो 2 शब्द लौटा दो जिसने तुम्हारा पूरा पौरुष तुमसे छीन लिया है, और वो फेंको इसके मुंह पे, और ऐसा। और तब वो सिपाही देखते हैं, तब वो सारे सिपाहियों को उसी क्षण पता चल गया कि उनका सरदार अब उन 2 खुफिया शब्दों के तिलिस्मों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ती उस औरत के कदम सधे हुए थे। और पास आकर जब कर्नल का हाथ उसने अपने हाथ में थामा तो सबने देखा कि कर्नल की तेंदुआ जैसी वो खूंखार आंखें एक अभूतपूर्व कोमलता से सराबोर होती चली गईं। इस तरह बेलिसा अपने प्रेम, अपनी नियति को भी जैसे एक निपुण मूर्तिकार की तरह गढ़ती है। वह अपनी नियति के साथ साथ अपने देश की नियति को बदल देने का विराट स्वप्न भी देखती है, और शायद उसे भी चरितार्थ कर गुजरेगी। कहानी का पुरुष सत्तात्मक समाज का प्रतिनिधि, हिंसा, क्रूरता, डरा कर दूसरों पर शासन करने वाला, यानी ब्रूट फोर्स, निरी पाशविक शक्ति का वाहक है एक तरफ वो कर्नल जो है, दूसरी ओर जो स्त्री किरदार है बेलिसा, वह बुद्धि, कल्पना, प्रेम और संवाद के बारे में मैंने कहा ही, जो संभवतः अन्य से संवाद की उत्कट लालसा या कामना का ही फल है असल में शब्द तो उसके सहारे अपने और दूसरों के काम आने यानी मानवता की संवाहक है बेलिसा। ये दोनों ही शक्तियाँ, ये जो ब्रूट फोर्स है, ये जो पाशविक फोर्स है, और ये जो संवाद कर पाने की जो शक्ति, ये दोनों ही आदिम शक्तियाँ हैं मनुष्य की, प्रकृति की कह लीजिए। ये दोनों ही आदिम स्वरूप हैं। एक मानवता का विनाश करती चलती है और दूसरी उसे सतत बचाने के प्रयास में जुटी है। इस क्रूरता, हिंसा को कोमल सृजन यानी अंकुरण की शक्ति में बदलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम के किन्हीं 2 खुफिया शब्दों से, बेधक शब्दों से होकर जाता है, जिन्हें बेलिसा क्रेपुस्कुलारियो ने अपनी पुदीने सी महकती सांसों से कर्नल के कानों में गुनगुनाया था। शुक्रिया।